बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव की मतगणना होनी है आज और सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट वोट की गिनती की जाएगी। चमोली में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं और बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों सीट पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। आपको बता दें कि मंगलौर में 69.73% और बद्रीनाथ में 52.26% मतदान हुआ था। बद्रीनाथ में बीजेपी के राजेंद्र सिंह भंडारी और कांग्रेस के लखपत बुटोला के बीच सीधी टक्कर है, जबकि मंगलौर में बीजेपी और कांग्रेस के साथ बीएसपी में कड़ा मुकाबला है। तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आधा घंटा बाकी रह गया है और अभी इस वक्त पूरी तैयारी कर ली गई है। मतगणना केंद्रों पर 10 जुलाई को इन दोनों सीट पर वोटिंग हुई थी, जिसे लेकर आज नतीजे आएंगे, आज काउंटिंग होगी। तो बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों जगहों पर उपचुनाव हुआ था, जिसे लेकर अब आज काउंटिंग होगी। आज वोटों की गिनती की जाएगी और कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनके बीच ये चुनावी रण है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र भंडारी और लखपत बुटोला के बीच की टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आज जनादेश क्या आता है, आज जनता की ओर से किसे विजयी बनाया जाता है। तो ये बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव का रण हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट वोट की गिनती होगी और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पुलकित शुक्ला हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं, नितिन सेमवाल हमारे साथ चमोली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, मतगणना केंद्र जो बनाए गए हैं, कौन से केंद्र पर आप मौजूद हैं इस वक्त और कैसी है तैयारी, जरा दिखाइए, क्योंकि आधा घंटा बाकी रह गया है काउंटिंग शुरू होने में। हरिद्वार के जिला कलेक्ट्रेट में मंगलौर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है उसके लिए मतगणना केंद्र बनाया गया है और हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में बने इस मतगणना केंद्र में तैयारियां जो है व्यापक तौर पर कर ली गई हैं। प्रशासन काफी समय से इसके लिए जो है तैयारी में जुटा हुआ था और अभी 7:30 बजे का समय हुआ है। ठीक 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना है वो की जाएगी, उसके बाद ईवीएम की मतगणना की जाएगी। जो शेड्यूल बनाया गया है यहाँ पर कुल 10 राउंड में ये मतगणना आज की होनी है और 10 राउंड में मतगणना होने के बाद मतगणना समाप्त होगी। उसके बाद विजयी जो प्रत्याशी होंगे उनके नामों का ऐलान किया जाएगा और बहुत उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक उपचुनाव की, एक विधानसभा की ये वोटिंग की इसमें गिनती होनी है। बहुत ज्यादा वोटों की गिनती नहीं होनी है, तो बहुत संभावना है कि 11 से 12 बजे तक जो नतीजे हैं या कम से कम जो रुझान है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे कि जो जीत है वो किसके नसीब मिली है और किसको इसमें हार मिली है। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की अगर बात करें तो ये विधानसभा का जो उपचुनाव है ये सरकार से सीधा संबंध हालांकि नहीं रखता है, सरकार की स्थिरता से, लेकिन ये कई मायनों में जो चुनाव है इसके नतीजे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तीनों के लिहाज से इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सीट है ये बीजेपी सरकार में है, बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी और उत्तराखंड में भी जो बीजेपी है वो सत्ता में है। लेकिन मंगलौर सीट की अगर बात करें तो ये इतनी जटिल सीट रही है कि उत्तराखंड गठन के बाद से लेकर आज तक बीजेपी इस पर एक भी बार जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ये सीट अभी तक या तो बसपा के खाते में गई है या कांग्रेस के खाते में गई है। पिछले 2017 के विधानसभा चुनावों में काजी निजामुद्दीन इससे विधायक बने थे और 2022 के जो चुनाव हुए थे उसमें बेहद मामूली वोटों के अंतर से काजी निजामुद्दीन हारे थे और बसपा के प्रत्याशी इसमें जीते थे। तो इसके बाद ये बसपा की सीट यहाँ पर बन गई थी, लेकिन जो बसपा के जो विधायक थे उनका निधन हो गया था और उसके बाद फिर से एक बार विधानसभा सीट को जो है उपचुनाव जाना पड़ा। उपचुनाव 10 जुलाई को हो गया है, उसके मतदान हो गए हैं और आज उसके नतीजे आने जा रहे हैं। जो चुनाव हुआ उसको पहले भी बहुत ज्यादा जो है चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा था और इस तरह का देखने के लिए भी मिला कि जो 10 जुलाई के दिन जब वोटिंग हो रही थी तो उसमें कहीं ना उसमें बवाल भी देखने के लिए मिला, उसमें कुछ हिंसक झड़प भी हुई है। सभी राजनीतिक दलों की ओर से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी किए गए, लेकिन अभी जो है स्थिति पूरी तरह से यहाँ पर सामान्य है और आज देखने वाली बात होगी कि किसने इस करवट जो ऊंट है वो जीत का वो बैठता है। सभी राजनीतिक दलों की ओर से जो जीत के जो प्रयास है वो भरसक तौर पर किए गए थे। कांग्रेस अपनी गई हुई सीट को वापस पाने के लिए पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की कांग्रेस ने, लेकिन भाजपा की ओर से देखा गया कि भाजपा को हालांकि ये सीट अभी तक एक भी बार इस सीट पर जीत नहीं मिली है, लेकिन भाजपा ने इस उपचुनाव को एक पूरे
चुनाव की तरह, एक सामान्य चुनाव की ठीक तरह है पुलकित, आप नजर बनाए रखिएगा और आपके पास दोबारा हम लौटेंगे क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। नितिन सेमवाल भी हमारे साथ चमोली से जुड़ गए हैं। नितिन, बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर भी आज काउंटिंग हो रखी है और वोटिंग हुई थी, तो ऐसे में कैसी है तैयारी? आप कौन से केंद्र पर मौजूद है, जरा तस्वीर दिखाइएगा। के लिए तैयारियां कर दी गई हैं। 14 टेबलें वहां पे लगाई गई हैं और ठीक 8 बजे वहां पे जो है वो मतगणना शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट जो मतदाता रहे हैं सर्विस वाले, उनकी मतगणना की जाएगी। लगभग 2566 ऐसे मतदाता हैं, सर्विस मतदाता, जिनकी मतगणना सबसे पहले होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चुनाव हुआ है, 52.43% वोटिंग हुई थी 10 जुलाई को, तो उसके बाद धीरे धीरे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे में या 2 घंटे हम मान के चलते हैं, 8 बजे से 10 बजे तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर आखिर कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उत्सुकता भी अब लोगों में बनी हुई है कि इस बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रोचक उपचुनाव हुआ है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जब राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ माहौल इस तरीके का था कि गर्मा गर्मी का माहौल पूरे विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में हमने देखा। तो कहीं ना कहीं लोगों में नजर भी है, उत्साह भी बना हुआ है कि किस तरीके से इस बार मतदाताओं ने 10 जुलाई को जो मतदान किया है वो किसके लिए किया, किस आधार पर किया, ये अब देखने वाली बात होगी। और लगभग 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, नितिन सेमवाल। और पुलकित भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है। विकास सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड टॉप पर है। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में अव्वल है उत्तराखंड। और आपको बता दें कि 79 पॉइंट्स के साथ उत्तराखंड रैंकिंग में टॉप पर है। 2023-24 का SDG इंडेक्स जारी किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर खुशी जताई है। ये बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। देहरादून से सैन्य धाम को लेकर खबर है। सीएम धामी ने हाई लेवल कमेटी की बैठक ली, जिसमें सैन्य धाम के 500 मीटर के एरिया में निर्माण पर रोक लगा दी गई है। लगी रोक को वापस लेने का फैसला लिया गया है। सीएम धामी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम धामी ने इसके साथ ही कहा कि प्राइवेट लैंड मालिकों से बातचीत की जाए और 15 अक्टूबर तक काम पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। सीएम धामी पेयजल निगम के धीमे काम से काफी खासे नाराज दिखे हैं। देहरादून में शहीद सैनिकों के नाम पर बन रहा सैन्य धाम भी विवादों में है। सैनिक कल्याण मंत्री रुकावट दूर करने का दावा कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धाम को शहीद सैनिकों के नाम पर मजाक बता दिया है। साल 2021 से देहरादून के पुरकुल में सैन्य धाम बन रहा है, लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा। सैन्य धाम शुरुआत से यहाँ प्राइवेट जमीन को लेकर विवादों में रहा है। वैसे दावा तो था कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, लेकिन इसी बीच प्राइवेट जमीन के मालिक हाईकोर्ट पहुँच गए, जो अब भी प्राइवेट जमीन में कंस्ट्रक्शन का विरोध कर रहे हैं। हाँ, वो मेरी जमीन है, जो 2 बीघे जिसमें गेट वगैरह बना हुआ वो मेरी जमीन है। उस जमीन में बल्कि मैं तो बार बार कहा मेरी जमीन है, सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं तो सूचना के अधिकार में जवाब आया जब इनको मैंने बोला, फिर वो टाल मटोली करते रहे। फिर उन्होंने मुझे जमीन दिखाई दूसरी, आप ये ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं जमीन लेने को तैयार हूँ।
फिर नया कानून लिया है कि 500 मीटर में निर्माण नहीं रह सकते, तो मैं क्या करूँ उस जमीन का? ये न्याय तो नहीं है ना। शहीद सैनिकों के नाम पर बन रहे धाम पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं और इसे मजाक बताया है। वहीं पहली बार इस धाम का शिलान्यास करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के मुताबिक उनके रहते कोई विवाद नहीं था। मुश्किल ये हो रही है कि भाजपा में धाम बनाने की होड़ लगी हुई है। इन्होंने एक धाम सैन्य धाम बनाया, वैसे ही सैनिक हमारे पूजनीय थे, वंदनीय हैं, हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हैं, हमारे गौरव हैं। इन्होंने वो धाम भी मजाक का पात्र बना दिया। कोई विवाद वहां पर नहीं था। आपको ध्यान भी होगा कि जब तक मुझे जहां तक याद है या जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा, तो किसी तरह का विवाद उस भूमि में नहीं हुआ। अब क्या विवाद है मुझे मालूम नहीं है, हरीश रावत जी ने क्यों ये बात कही है, लेकिन हाँ, सैन्य धाम जितनी जल्दी हो सके वो बनना चाहिए। त्रिवेंद्र रावत सरकार के बाद सैनिक कल्याण विभाग का काम मंत्री गणेश जोशी के पास है और यही विभाग सैन्य धाम बना रहा है। अब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की बातों पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज की तारीख में सैनिक विभाग का मुखिया मैं हूं। अब मैं एक टिप्पणी करूंगी साहब, पहले क्या था क्या नहीं था, जो भी रुकावट है उसको दूर करेंगे और ये हमारा संकल्प उसको पूरा करेंगे। धाम वैसे तो शहीद सैनिकों के नाम पर बन रहा है, लेकिन जमीन से जुड़े विवाद और देरी ने कहीं न कहीं धाम का सम्मान कम जरूर कर दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर विरोध अब खुलकर सामने आने लगा है। चारधाम महापंचायत और केदार सभा इसके विरोध में उतर गई है। चारधाम महापंचायत का कहना है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर किसी भी कीमत पर बनने नहीं दिया जाएगा। इसका ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गलत तरीके से बन रहे केदारनाथ मंदिर का निर्माण नहीं रुका तो चारों धामों में बड़ा उग्र आंदोलन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये केदारनाथ धाम के महत्व को कम करने की साजिश की जा रही है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के मंदिर के विरोध की तपिश अब चारधाम तक पहुंच गई है। तीर्थ पुरोहितों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है तो देवस्थानम बोर्ड पर विरोध झेल चुके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसे ही काम का दंड अयोध्या में मिल चुका है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित भड़क गए हैं। देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर चुके पुरोहित दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चारधाम महापंचायत ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का निर्माण रोकने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक विरोध की चेतावनी दी है। पुरोहितों का कहना है कि केदारनाथ से शिला लेकर दिल्ली जाना ठीक नहीं है, तो इस पूरे मामले में बद्री केदार मंदिर समिति चुप क्यों है, इस पर भी चारधाम महापंचायत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हमारे चारों धाम के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध हम ग्राम सभा से और विधानसभा तक केदारनाथ की शिला उठा करके ले गए और वहाँ की परंपरा को जो भ्रष्ट छेड़खानी किया, वहाँ की परंपरा को अक्षुण्ण किया और हम इसको अच्छे से पटला विरोध करेंगे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सही बताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का मार्बल केदारनाथ पहुँच चुका है तो वहाँ से शिला बाहर जाने पर रोजगार मिलेगा। वहीं कांग्रेस के मुताबिक केदारनाथ से शिला दिल्ली ले जाना ठीक नहीं है और ऐसे ही काम करने का दंड भगवान राम ने बीजेपी को अयोध्या की 6 सीटों पर दिया। लोगों की आस्था है और वहां पर केदारनाथ जी का मंदिर बना रहे हैं तो उसका विरोध करने का क्या औचित्य है, बताइए ना। क्या भगवान पे किसी खास व्यक्तियों का अधिकार है क्या? अरे हम तो उसके सेवक हैं, कोई भी हम उसके चाकर हैं और चाकर इस तरह से विरोध करेंगे तो उचित बात। और अगर यहाँ से शिलाएं जाती हैं तो बहुत अच्छा है। हमारे लोगों को जो उस शिलाओं को निकालेंगे, जो अनुमति लेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। मंदिर बन रहा है, यहाँ से हमारी शिलाएं उठा के ले जाई जा रही है बिना पुरोहित और पंडू से इजाजत लिए हुए। हमारी देव संस्कृति को छिन्न भिन्न किया जा रहा है और उस सरकार के द्वारा, जिसकी सरकार में 223 किलो सोना केदारनाथ से चोरी हो गया और आज तक जांच नहीं बैठी। इसीलिए भगवान श्री राम ने अयोध्या में इनको दंडित किया। 6 अगल बगल की सीटें भी हारे हैं, इस बार ये बद्रीनाथ भी हारेंगे।
मंदिर बनाने वाला श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट इस विवाद पर सफाई दे चुका है। 10 जुलाई को मंदिर का शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन गुरुवार को शिव मंदिर में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के मौन व्रत के बाद मुद्दा तूल पकड़ चुका है। बीजेपी को जहां दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने पर कोई बुराई नजर नहीं आती, तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर 4 धाम पुरोहितों के साथ खड़ी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांवड़ मेले के लिए इस बार सरकार ने 3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हरिद्वार में अधिकारियों के साथ कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की और कांवड़ मेले में बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा, पिछले साल अनुभव से सीख लेते हुए इस बार कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाटर एम्बुलेंस चलाई जाएंगी, जो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में शिव भक्तों को अस्पताल पहुंचाने का काम करेगी। किसी भी कांवड़ यात्री को, शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, उसके निमित्त सभी विभागों का समन्वय बनाकर यहाँ पर काम करना है। जो बजट की व्यवस्था है, बजट हम कांवड़ मेले में गत वर्षों में भी देते रहे, इस वर्ष हमने उसको और बढ़ाया है। और भी जो व्यवस्थाएं होंगी, सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है और वाटर एम्बुलेंस की भी हम इस बार व्यवस्था कर रहे हैं। राज्य बनने के 24 साल बाद भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच कई मसले अनसुलझे हैं, जबकि बीते 7 सालों से दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार में है। बावजूद इसके अभी तक मामले नहीं सुलझ पाए हैं। शुक्रवार को पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभाग की मीटिंग ली तो पता चला कि ऊर्जा, वन और सिंचाई विभाग के मसले अभी अनसुलझे हैं, लेकिन इन विभागों के अफसर मौजूद नहीं थे, इसलिए जल्द फिर से मीटिंग की जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कुछ मसले बीते वक्त में सुलझे हैं, जिनमें हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की 697 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड को देने पर सहमति बनी है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कुल 24 नहरें उत्तराखंड को ट्रांसफर हो चुकी हैं। वहीं हरिद्वार में गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए यूपी के साथ सहमति बनी है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड के अफसर यूपी जाएंगे या यूपी के अफसरों को उत्तराखंड बुलाया जाएगा। आवश्यकता होगी तो मैंने अपने सचिव को भी कहा है, उन्हें लखनऊ जाना है तो जाएं, वहां के अधिकारी को यहां बुलाना तो बुलाएं। मेरे लेवल से कोई ऐसा काम भी यदि होना होगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। युगांडा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में तैनात गढ़वाल राइफल के हवलदार संजय सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार ने पार्थिव शरीर को जल्द लाने के लिए मांग की। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और पार्थिव शरीर को जल्द लाने का अनुरोध किया। विदेश मंत्री ने इस पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया और कहा कि जल्द ही पार्थिव शरीर को भारत लाया जाएगा। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड की बदहाली आदि कैलाश यात्रा पर भारी पड़ी है। हालात ये हैं कि बरसात में लगातार हो रही लैंडस्लाइड को देखते हुए यात्रा पर पूरी तरह रोक लगानी पड़ रही है। यात्रा पर रोक लगाने से पर्यटन कारोबार खासा प्रभावित हो रहा है। धारचूला को लिपुलेख बॉर्डर से जोड़ने वाली रोड पर भले ही 4 साल से गाड़ियां चल रही हों, लेकिन ये रोड अभी भी सुरक्षित नहीं है। खासकर बारिश के सीजन में इस रोड में सफर करना मौत को दावत देने से कम नहीं है। 80 किलोमीटर की लिपुलेख रोड पर एक नहीं बल्कि दर्जनों जगह पर बोल्डर्स की बरसात होती है। ऐसे में जहां रोड कई दिनों तक बंद रहती है, वहीं स्थानीय लोग हो या फिर सैलानी कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। रोड की बदहाली को देखते हुए प्रशासन ने आदि कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी है।
ये आदि कैलाश यात्रा जो धारचूला से आगे जो रोड है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मानसून के वजह से कई जगह ब्लॉकेज है, भूस्खलन हो रहा है, कई जगह वो रोड बंद है। इस वजह से अंशकालीन रोक है। जैसे ही रोड सुचारू हो जाएगा इसके बाद ये रोक है। सीजन की पहली बरसात में ही ये रोड दर्जनों जगह बंद हो गई है। यही नहीं, कई किलोमीटर तक बॉर्डर की रोड भारी भरकम बोल्डर से पटी है। बीते सालों में भी मानसून सीजन में ये रोड बदहाल ही नजर आई थी। बावजूद इसके रोड को सुरक्षित बनाने में कोई ठोस काम नहीं हुआ है। इस साल आदि कैलाश यात्रा को लेकर देश भर से भारी संख्या में सैलानी पहुंचे थे, जिनके आने का दौर अभी भी जारी है। लेकिन रोड की बदहाली ने सैलानियों को निराश कर दिया है। धारचूला से गुंजी को जोड़ने वाली रोड बीआरओ के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ये रोड भी वर्तमान में आज मॉर्निंग पे तो खुल चुकी है, लेकिन कई सारे स्थानों पर संवेदनशील बनी हुई है, जिसमें अधिक वर्षा के दौरान रोड ब्लॉक होने की संभावना बनी रहती है। इस सीजन में 20,000 से ज्यादा यात्री आदि कैलाश जा चुके हैं, लेकिन बदहाल रोड ने सभी की राह में रोड अटकाए। हिमालय के बीचों बीच बनी ये रोड काफी संवेदनशील भूभाग से गुजरती है। इस वजह से भी यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। दरकते पहाड़ों के कारण सैलानियों का सफर तो थमा ही है, साथ ही चाइना बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।